हेलो एंड वेलकम टू CUCET क्लासेस। मेरा नाम प्रियमवदा है और आपको जैसा पता है कि मैं आपकी पोल साइंस की टीचर हूं और क्लास 11 की NCERT चल रही है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 3 से और देखते हैं कि इसकी हेडिंग क्या है। चैप्टर 3 इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन, यानी इलेक्शन निर्वाचन के बारे में और कौन उसका प्रतिनिधित्व करता है उसके बारे में इस चैप्टर में बात कही गई है। तो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि जैसे हर एक गेम के रूल्स होते हैं जो कि पहले से सेट होते हैं, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके, और अगर वहां पर एक अंपायर ना हो जो कि न्यूट्रल हो, जो कि इम्पार्शियल हो, तभी उस गेम में एक एक्चुअल विनर उभर कर आ सकता है कि हु हैज एक्चुअली वन द गेम, राइट। इन द सेम वे जब इलेक्शंस होते हैं तो एक ऐसी संस्था या एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो एक इम्पार्शियल होके इलेक्शंस के नियम एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उसके बाद एक सही कैंडिडेट जो लोगों का मत है उसे विनर डिक्लेयर करे। यानी जैसे स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से सेट होते हैं, लोगों को पता होते हैं, और एक अंपायर होता है जो कि बहुत ही न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी एक लोकतंत्र में जब भी आप किसी लोगों की राय को जानना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब होता है जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन, यानी जिसको जनता चुनेगी कि कौन हमारे ऊपर शासन करेगा उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेमोक्रेसी में जब जनता की राय लेनी है तो उस राय को कौन लेगा, यानी इलेक्शन आ जाता है। यहाँ पर इलेक्शन का रोल आ जाता है और उस इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि इलेक्शंस में सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के लिए रेगुलेशन समान हो और एक फेयर और जस्ट तरीके से इलेक्शंस करवाती है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। द टॉपिक फर्स्ट वी स्टार्ट विथ आवर इलेक्शन एंड द डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड द डेमोक्रेसी. See here they have started that they have asked two questions. Can we have democracy without holding the elections, and can we hold the elections without having the democracy? This is something very important, right? So इसको मैं टॉपिक को पढ़ाऊं उससे पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया डेमोक्रेसी का। NCERT का जो ये बुक खुली हुई है आपकी, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, उसमें जो भी लाइंस मैं अंडरलाइन कराती हूँ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। और दूसरी चीज, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको इस चैप्टर का PDF अवेलेबल होगा विद द क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन टू डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होने चाहिए और इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम में CUCET के। डेमो मीन्स पीपल, डेमो मीन्स पीपल, और क्रेसी मीन्स टू रूल, क्रेसी मीन्स टू रूल, यानी जहां जनता का शासन हो। जनता का शासन यानी जनता बताएगी कि हमारे को कौन रूल करेगा, हमारे देश या हमारे ऊपर कौन राज करेगा, वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, राइट। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। मैंने कहा जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट यानी देश का मुखिया, देश का मुखिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता द्वारा चूज किया जाए, चूजन बाय पीपल, चूजन बाय पीपल इज कॉल्ड रिपब्लिक या गणतंत्र। जहां देश का मुखिया जनता द्वारा चाहे वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में चूज किया जाए उसे रिपब्लिक बोलते हैं। और बैक टू डेमोक्रेसी में आए तो मैंने आपसे बोला जहां जनता का शासन हो, यानी कौन हमारे ऊपर शासन करेगा इसका निर्धारण कौन करेगा, वहां की जनता करेगी। और ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जा सकता है, यानी यहां भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज किया जा सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? अगर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, क्योंकि बात तो एक ही है, हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड आई एम हियर सेइंग दैट द
द एक्चुअल गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष रूप से जनता अपनी सरकार चुनती है, और प्रत्यक्ष रूप से, और मैंने कहा देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चूज किया जाता है। अगर ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम होती तो अलग अलग तो लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। सो दिस बेसिक डिफरेंस हैज टू बी क्लियर इन दिस चैप्टर। एंड लेट्स मूविंग ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। याद रखिए मैंने कहा जो एक्चुअल में देश चलाता है, इन इंडियन कंटेक्स्ट भारत को एक्चुअली में कौन चला रहा है, प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहा है, कौन चला रहा है? जाहिर सी बात है, तो एक्चुअल गवर्नमेंट हु इज रनिंग द इंडिया इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और यहां पर रिपब्लिक में मैंने कहा हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी देश का मुखिया कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट ही हो सकता है। हमारे देश का मुखिया भी प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के समकालीन कौन हो सकता है? राजा या रानी हो सकती हैं। यानी किसी देश का मुखिया या तो प्रेसिडेंट होगा और या तो उसके समकक्ष राजा या रानी हो सकते हैं। तो देश का मुखिया हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है। वो अलग बात है कि ये सिर्फ एक नाम मात्र का मुखिया है। एक्चुअली में जो देश चला रहा है वो तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो सारे काम किसके नाम पे करता है? राष्ट्रपति के नाम पे। भले ही वो नाम मात्र का मुखिया हो, भले ही वो नॉमिनल हेड हो, लेकिन है देश का मुखिया वही, और देश एक्चुअली में ये चला रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब प्रेसिडेंट जनता द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज किया जाए, यानी मोनार्की सिस्टम ना हो, यानी राजा रानी का सिस्टम नहीं, उन्हीं का खानदान बार बार बने, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आज रामनाथ कोविंद जी हमारे प्राइम प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है अब रामनाथ कोविंद जी का लड़का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म, जाहिर सी बात है कि जनता चूज करेगी अपना राष्ट्रपति, राइट? तो जब जनता अपना मुखिया चूज करती है तो वो रिपब्लिक बन जाता है देश, और जब वहां की सरकार जनता द्वारा चूज की जाती है तो वो डेमोक्रेसी कहलाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करती हूं कि आप मुझे बताइए कोई ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, लेकिन ये दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति द्वारा निभाई जा रही है। यानी जो देश चला रहा है, जो एक्चुअली देश चला रहा है, और जो देश का मुखिया है, वो एक ही व्यक्ति द्वारा निभाया जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा देश कौन सा है? यूएसए। वहां का प्रेसिडेंट ही उस देश का मुखिया है, और जो देश एक्चुअली में चला रहा है वो भी प्रेसिडेंट ही है ना? तो यानी देश का मुखिया भी वही है, और जो एक्चुअली में देश चला रहा है वो भी एक ही व्यक्ति द्वारा निभाया जा रहा है। जबकि ये चूंकि जनता द्वारा ही चूज किया जा रहा है, तो डेमोक्रेटिक भी ये हैं और रिपब्लिक भी ये हैं, लेकिन दोनों पोस्ट जो है वो मर्ज हो गई है, एक ही व्यक्ति द्वारा निभाई जा रही है। जबकि इंडिया में क्या है? इंडिया में ये दोनों पोस्ट अलग अलग कर दी गई हैं, है ना? तो इसको अलग अलग व्यक्ति द्वारा निभाया जाता है। चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, कोई ऐसा देश जो आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक है, यानी वहां जो एक्चुअल सरकार है, जो देश चलाती है, वो तो जनता ने चूज किया है, लेकिन जो वहां का हेड है वो रिपब्लिक नहीं है, यानी वहां पर राजा का ही सिस्टम है या मोनार्की स्टैब्लिश्ड है, यानी वो रिपब्लिक तो नहीं है बट डेमोक्रेटिक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो गया ब्रिटेन, राइट? ब्रिटेन में वहां भी जो एक्चुअल देश चलाता है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको कहेंगे एक डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन उस देश का मुखिया कौन है? वहां की महारानी, और उन्हीं का खानदान बनेगा। तो क्या उन देश का मुखिया जनता द्वारा चूज किया गया? नहीं, वहां पे रिपब्लिक नहीं है, वहां मोनार्की सिस्टम है, बट देश डेमोक्रेटिक है। आई होप कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे है, दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी, डेमोक्रेसी। मैंने कहा जनता का शासन होगा, जनता चूज करेगी कि ये व्यक्ति आज से हमें शासित करेगा। तो ये जो जनता जब चूज करती है, तो जाहिर सी बात है इस चूज करने को कोई तो इलेक्शन, उनकी राय लेने को कोई तो इलेक्शन मेथड होगा, निर्वाचन तो करना पड़ेगा ना। कि सारे लोग, अगर किसी देश में 100 व्यक्ति रह रहे हैं, तो 100 की राय एक ही होगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चीजें डिसीजन मेजॉरिटी में ली जाती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जनता चूज करती है डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में जनता चूज तो करती है और इलेक्शन जरूर होंगे, क्योंकि जनता की राय लेनी है।
वो इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे और डेमोक्रेसी भी कितने प्रकार की होती है उस पर रोशनी डालेंगे। तो मैंने आपसे कहा डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। आपको क्या लगता है इंडिया में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष रूप से होती है या अप्रत्यक्ष रूप से होती है? इंडिया में डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष है यानी इनडायरेक्ट है। यानी कि पहले हम समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां जनता का शासन दोनों में ही है, दोनों ने ही सरकार अपने पसंद की चूज की हुई है। लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, देखिए जहां पर जनता सरकार के पूरे कार्यकाल में डायरेक्ट हस्तक्षेप करती रहती है, उसका सहयोग बना रहता है परस्पर, उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी एक बारी सरकार जनता ने चूज कर ली तो उसका काम खत्म नहीं हुआ है, वो जब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक जनता की गवर्नमेंट की नीतियों में या पॉलिसीज में हस्तक्षेप बराबर बना रहता है। अब आप देखिए कि ऐसा देश मतलब जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, क्या ये पॉसिबल हो सकता है जहां पे लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री हो? नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पॉपुलेशन इतनी भयंकर होती है वहां पर इलेक्शन कराना ही काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और वहां पर आप इतने कानून उस देश के लिए बना रहे हैं या इतनी नीतियां बना रही हैं, और उन सारी नीति और कानूनों के लिए अगर हम जनता की राय मांगने लग जाएं, जनता की राय ऐसे तो है नहीं कि लाउड स्पीकर पे बोला और सबने राय दे दी, हाँ ठीक है, वोटिंग के थ्रू ही राय देंगे, राइट? तो हम इतना वोटिंग ही कराते रह जाएंगे और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, आसमान छूने ज्यादा ही हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं हो सकती है जहां लेस पॉपुलेटेड कंट्री हो, जहां पॉपुलेशन कम है। क्या हो सकता है वो? स्विट्जरलैंड। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो कि आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी का याद रखना है, ग्रीस में एंशिएंट टाइम में जनता के द्वारा ही, सभी जनता से वोटिंग के माध्यम के थ्रू ही वहां पे पॉलिसी का निर्माण किया जाता था। यानी हर एक जनता से, हर एक व्यक्ति से वहां पे राय मांगी जाती थी किसी भी नीति निर्माण में। ये पॉसिबल ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम थी। इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में। इसीलिए भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये किसके लिए है? जो हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, जो हेवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हेवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो, उनके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक नीति निर्माण, हर एक कानून को बनाने से पहले क्या करें, हम जनता से उनकी राय लें। रीजन मैंने आपको बताया। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर इतनी लार्ज डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका प्रतिनिधि भेजा जाता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है। तो पूरे एरिया को, मान लो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये पूरा इंडिया है, इसको छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में बांट दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, है ना। निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी, थोड़ा ढंग से लिख देती हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर एक एरिया से कौन कौन जाएगा, हर एक एरिया से कुछ जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक व्यक्ति पहुंचेगा। वो 5 साल, जैसे इंडिया में 5 साल का टर्म होता है, तो वो 5 साल व्यक्ति उस जनता को रिप्रेजेंटेटिव, जिस जनता ने अपना भरोसा दिखाया है जिस प्रतिनिधि पे, वो 5 साल फिर अपने हिसाब से काम करेगा। जनता का एक बारी प्रतिनिधि पहुंच गया, फिर उसका कोई योगदान नहीं रहता है। वो सरकार की नीतियों और विधि निर्माण में या फिर नीति निर्माण में कोई भी भूमिका अदा नहीं करते हैं। बस उनका वहां तक रोल होता है जहां तक वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, राइट? अब आते हैं आपके एनसीईआरटी पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वी आर स्टार्टिंग विथ आवर एनसीईआरटी। तो मैं ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी हैव द डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र का मतलब ही जनता की राय मांगना, जनता उसे चूज करेगी जो उसे मतलब जनता ही चूज करेगी जो उसे शासित करना चाहता है, उसे गवर्न करना चाहता है। तो वहां पर राय कैसे लोगे? राय इलेक्शंस के थ्रू, उनको वोट करा के लोगे। और अगर वोट करा रहे हो तो इसका मीन्स आप इलेक्शंस करा रहे हो।
तो इट इज नॉट पॉसिबल। कैन वी होल्ड द इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? यस, क्योंकि कुछ विश्व में कुछ ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कुछ देखिए डेमोक्रेसी में भी डेमोक्रेटिक कंट्री भी होती हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी होती हैं। जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन याद रखिए वो इलेक्शन सिर्फ कहने के लिए होते हैं। वहां का जो राजा होता है वो ऐसे इलेक्शंस होल्ड करवाता है कि उसकी किसी भी पावर पर कोई फर्क ना पड़े, उसकी किसी भी पावर पर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, या उसके ऊपर लिमिट ना लगा रहा हो, यानी सीमाएं ना बाधित करता हो। ऐसे में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी कभी कभी इलेक्शंस करवाती हैं। अगर मैं आज के नेपाल की बात ना करूं और कुछ साल पहले जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना, इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था, तो वहां का जो राजा था उसने ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक सेटअप कराया था, इलेक्शंस होते थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसने बनाया वो ऐसा बनाया कि राजा की पावर को लिमिट करता हुआ नहीं था। राजा के पास फुल ऑन पावर थी कि वो कभी भी पार्लियामेंट को बर्खास्त कर सकता था, या अनलिमिटेड पावर थी, ओवर रूल कर सकता था। तो ऐसी बहुत सारी, वियतनाम आप ले सकते हैं, कम्युनिस्टिक कंट्रीज, वन पार्टी सिस्टम जहां पर होता है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शंस होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन ये इलेक्शंस पूर्णतया हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जनता की एक्चुअल राय रखते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ही सर्वोपरि रहता है, जो रूल करता है, नॉट राजा ऑल द टाइम। और डेमोक्रेसी में तो इलेक्शंस होते ही हैं, आपको पता है, ये जनता की राय तो लेनी ही है। ये इलेक्शंस इतने फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि ये जनता की राय को उतने अच्छे तरीके से रखते नहीं है। कभी भी राजा या कोई भी जो अथॉरिटी रखता है वो उसे ओवर रूल कर देता है। तो बैक टू हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक आगे बढ़े तो लिखा हुआ है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बता देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ। जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया था वो यही है। Elections have become today the most visible symbol of the democratic process, right? We often distinguish between direct and indirect democracy. आपको बताई थी ना अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और उसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इन्होंने लिखा हुआ है। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी है वही चीज लिखी हुई है। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in running the government, and the ancient city states in Greece, this one, were considered the example of the direct democracy. यानी ये कह रहे हैं एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर जनता डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट की नीतियों और पॉलिसीज में अपनी दखलंदाजी बरकरार रखती है। और आंसर दिया है ग्रीस, जहां पर वहां की जनता से हर एक व्यक्ति से उसकी राय मांगी जाती थी। पॉपुलेशन कम था, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़े तो वही सेम चीज उन्होंने यहाँ पर रिपीट करी है। फिर से कह रहे हैं अगर हम इंडिया के, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना, कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ऐसे तो वी आर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम क्लोजेस्ट एग्जाम्पल माने तो ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय निकाय, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जहां पर छोटे से छोटे यूनिट को बनाकर जनता की पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया गया है, तो वो हम देख सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यानी ग्राम सभा। गांव में जो ग्राम सभा बनाई जाती है, जो ग्राम सभा उसे कहते हैं जो जितने लोग पंचायत के इलेक्शंस में एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए, उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। जितने भी लोग गांव में पंचायत के इलेक्शंस लड़ने के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। अबव देन 18 हु आर इनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल, जिनका इलेक्टोरल रोल में या निर्वाचक नामावली में नाम होता है, उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। तो यानी गांव में छोटी से छोटी क्या निकाय है? पंचायत। पंचायत में जनता की क्लोजेस्ट वे तक पावर्स को पहुंचाया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है शक्तियों का, और जनता के पार्टिसिपेशन को
मुहैया कराया गया है। तो ये आप देखें तो जनता की कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है ना, तो ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। वैसे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्लोजेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने क्लियर कर दी। नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट लाइन ये है, मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी cannot be practiced when a decision has to taken by lakhs and the crores of the people, and that is why यहाँ पर कौन सा रूल आता है, रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपने प्रतिनिधि चूज करते हैं, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री, राइट। नाउ द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इज रिफर्ड टू एज एन इलेक्शन। जब जनता अपना प्रतिनिधि चूज करती है तो उसी को इलेक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पॉसिबल है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती, वही चीज इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। Does the citizens have a, इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जहां पे लोगों का प्रतिनिधि भेजा जाता है, यहां पर सिटीजन्स का लिमिटेड रोल होता है इन टेकिंग मेजर डिसीजंस इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। चलिए, अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन बोला था ना कि क्या एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शंस होते हैं, तो वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी वो यहीं पर लिखी हुई है कि हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में भी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं, बट वो इलेक्शंस ऐसे होते हैं इन सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल, यानी उस व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति के पावर्स को या शक्तियों को लिमिट करता हुआ नहीं होता है। तो ये आपका ये पहला पैराग्राफ या पहला टॉपिक क्लियर हो गया। लेट्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इलेक्शंस होते कैसे हैं। मैंने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में भी होते हैं, बट वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर संविधान की बड़ी भूमिका हो जाती है। संविधान में पहले से नियम कानून बना होता है। संविधान एक निकाय को जिम्मेदारी सौंप देता है कि भाई तुमने इलेक्शंस कराने, ये तुम्हारी पावर्स है, शक्तियां हैं, क्योंकि उससे जस्ट एंड फेयर इलेक्शंस कराना है तो उसको शक्तियां देनी ही पड़ेंगी, राइट, जिससे कि सरकार उसकी नीतियों को किसी भी तरीके से कम ना कर सके, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच फॉर अ डिफरेंट कंट्री। यानी जरूरी नहीं कि जो इंडिया में जिस तरीके से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि सेम तरीके से अदर कंट्रीज में भी चूज किया जाए। तो यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के भी अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से प्रेफरेंस काउंट होगी और किस तरीके से जनता वोट करती है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, पहला देखते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है, तो चलिए यहां पर देखते हैं हम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम बनाया गया है, जनता अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है उसे कैसे चूज किया जाता है, उनकी प्रेफरेंस को कैसे काउंट किया जाता है, वो देखते हैं। तो ऐसी सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। डन। ये इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FPTP सिस्टम। डन। मान लेते हैं किसी भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ऐसे सिस्टम में पूरे एक देश को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। पूरे देश को, ऐसे सिस्टम में पूरे देश को छोटे छोटे
यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। उस ज्योग्राफिकल यूनिट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी इस एरिया में रह रहा व्यक्ति का जितने भी पार्टी होंगे, देखिए बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी दुनिया भर की जो पार्टी हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने उम्मीदवार रखेंगी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे होंगे लोग ही ना। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के लोगों द्वारा बनाई जाती है, सेम नंबर के। यानी अगर यहाँ पर 10 लाख है तो ऑलमोस्ट आपको दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 10 लाख ही मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो इनको बराबर हिस्सों में छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र। हर एक पार्टी हर एक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। तो मान लेते हैं 4 उम्मीदवार इस ए वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, इस 1 वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 उम्मीदवार हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझा रही हूँ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सबसे पहले एक बड़े से देश को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और हर एक मल्टीपल पार्टी, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, हर एक पार्टी अपना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक उम्मीदवार खड़ा करती है। तो मान लेते हैं पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, वहां से 4 पार्टियों ने, 4 ही पार्टी हैं, 4 उम्मीदवार खड़े किए, ए बी सी डी, डन। यहां पे मान लेते हैं इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग? सिर्फ 100 लोग रहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इन 100 लोगों द्वारा एक विनर डिक्लेयर करना है, डन। तो देखिए ए बी सी डी, मैंने 100 लोगों में से 20 लोगों ने ए को वोट दिया, 40 लोगों ने इसको वोट दिया, 30 लोगों ने इसको वोट दिया, डन। और आपका सेम अमाउंट नहीं रख सकते हैं, तो रख सकते हैं बट मैं नहीं रखना चाहती हूँ। 25, 40, 30, तो कितने हो गए आपके? 85, राइट? 85 हो गए ना? 4, 3, 7, 8, 9, नहीं एक से ज्यादा हो गए। चलो 20 रख लेते हैं इसको। तो आपके यहाँ पे 10 बचे, राइट? अब आप अगर देखें तो बी क्लियर कट विनर हो गया, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले। यानी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में जिस व्यक्ति को चाहे एक ही वोट क्यों ना मिला हो, यानी अगर मान लेते हैं इसको 39 मिले थे और इसको 41 मिल जाते, तो ये कितने वोटों से जीता है? 2 वोटों से जीता है। या मान लो इसको 40 होते और इसको 41 होते, 1 वोटों से भी जो जीतेगा वही क्लियर कट विनर बनेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया था 20, 40, 30, 40, तो आप देखो 60 और 40 का रेशियो, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 100 व्यक्ति रहते, 60 लोग तो चाहते भी नहीं थे कि बी बने। फिर भी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में एक भी वोट से अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो विनर बन जाता है, राइट? इसीलिए 1984 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 1984 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में विनिंग पार्टी बनती है। उस समय लोकसभा में 543 सीट्स थी। ये लोकसभा में 543 सीट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे क्लास में सीट्स लगी होती ना, सेम लोकसभा में भी सीट्स लगी होती। इतने व्यक्तियों को जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है, वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, दैट्स इट। तो 543 सीट्स में उस टाइम पे कांग्रेस को 413 सीट्स मिली। क्लियर कट मेजॉरिटी है कि नहीं? 80% सीटें कांग्रेस को मिल गई, 80% सीटें। अब आप सोचिए, आपको तो लग रहा होगा क्या भारी जनता की मत मिली होगी कांग्रेस को, राइट? बट एक्चुअली में उस इलेक्शन में पूरे इंडिया का सिर्फ 48% लोग चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी, वोट्स की जो मेजॉरिटी थी, यहाँ पर हमने देखा ना क्लियर कट विजर यही है, वोट्स की जो वोट्स था, परसेंटेज था लोगों का, वो सिर्फ 48%, यानी मेजॉरिटी तक वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। फिर भी क्योंकि हर एक सीट पे एक वोट से भी आदमी जीत जाता है, इसी सिस्टम को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब नेक्स्ट आते हैं, इसका मतलब यही एकलौता सिस्टम तो नहीं होगा। अब दूसरा सिस्टम आता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब इसे समझते हैं। ऐसे सिस्टम में, यहां भी जनता ही चूज कर रही है, लेकिन ऐसे सिस्टम में एक पूरे देश को एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाता है, इसे टुकड़े में नहीं बांटा जाता, पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाता है। और यहाँ पर
जितनी भी पार्टी होती हैं वो अपने लिस्ट बना देती हैं कैंडिडेट्स के, लेकिन याद रखिएगा यहां पर जनता जो है पार्टी को वोट डालती है, यानी पूरा एक कंट्री जो है वो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर एक पार्टी को वोट दिया जाता है। अब देखिए फिर से, ये 4 पार्टी हैं ए बी सी डी। अब पार्टी ने अपना लिस्ट तैयार कर रखी है कैंडिडेट की, हमें उससे मतलब नहीं। जनता अपना वोट किसको डालेगी? पार्टी को सोच के डालेगी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, दुनिया भर की पार्टी। तो ये 4 पार्टी हैं, इस पूरे कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी गई, 4 पार्टी हैं। और मान लेते हैं इस पूरे देश में 100 लोग रहते हैं, तो अब देखिए 100 लोगों में अगेन 20 लोगों ने बी को वोट दिया, 40 लोगों ने बी को वोट दिया, सी को वोट देने वाले 30 थे, और फिर कितने बचे? 10, राइट। डी को वोट दिया, 10 ही बचे ना। अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे बी को वोट करने वाले कितने लोग हैं? मात्र वहां की 40% जनता चाहती है कि बी। जितने वोट्स मिले हैं उसी के आधार पर उनको सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन होता है पार्लियामेंट में, जबकि वहां पर सॉरी, जबकि वहां पर आपने अगर देखा होगा तो प्रपोर्शन के हिसाब से सीटें मिल रही थी। बी क्लियर करता तो पूरी की पूरी सीट उसकी हो जा रही थी। यहाँ पे प्रपोर्शन यानी 40% अगर जनता ने राय दी है, इसी अनुपात में इसको भी सीट मिल जाएगी, इसको भी सीट मिलेगी, और इसी के अनुपात पे इसको भी सीट, क्योंकि 10% ऐसे लोग तो थे ना जो चाहते थे कि डी बने। इन जनता का क्या होगा? इनके रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? तो ये फर्स्ट पास पोस्ट में पॉसिबल नहीं है, ये इस वाले सिस्टम में पॉसिबल है जहां पे प्रपोर्शन के हिसाब से उनको सीटें एलोकेट हो जाती हैं। डन। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी। सेम चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, अब बस एनसीईआरटी में मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो। तो अब मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। ये देखिए इसी इलेक्शंस की मैंने बात करी थी, यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है, हाँ ये ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन था 1984 का, और देखिए 415 सीटें मिली 543 सीट्स में, राइट। यानी 80% सीट्स किसको मिल गई? कांग्रेस को। यानी एक आज तक लोकसभा के चुनाव में ये सबसे बड़ी सीट पाई गई है, सबसे बड़ी ऐसी पार्टी उभर के आई थी जिसकी इस विक्ट्री को इंडिया में अभी तक दर्ज नहीं कराया गया। इस 19 भारी मतों पे इसको सीट मिली, लेकिन आपको पता है कांग्रेस पार्टी वन 4/5 ऑफ द सीट्स, यानी 4/5 मतलब 80% सीट्स इसको मिल गई। क्या आपको लगता है कि इसने सारी जनता की राय इसकी को थी कि कांग्रेस बने? नहीं, इसने कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 48% सीट्स अचीव करी थी। वोट्स जनता के 48% वोट्स इसने सिर्फ हासिल किए थे। तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ अ फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम। यहां पर देखिए इन्होंने वो सिलेक्शन का पूरा डेटा दे रखा है, जहां पर आप देखें तो बीजेपी सेकंड मोस्ट विनिंग पार्टी थी, जिसको 7.4% जनता का मत मिला था, लेकिन सीटें लेस देन 1% थी, यानी 2 सीटें एलोकेट हुई। 8% ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 8% जनता चाहती थी, लेकिन सीटें कितनी मिली? 2, यानी क्लियर कट मेजोरिटी, जबकि 48% इसको मिली थी, बाकी जनता जो थी वो इनको चाहती थी। आप देखिए मेजोरिटी भी इनकी नहीं थी। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आती है आपके फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में, लेकिन इसकी खूबियां भी है। उससे पहले खूबियां पढ़े, इस टॉपिक को जो मैंने अभी पढ़ाया इसको एनसीईआरटी के हिसाब से पहले फिनिश कर लेते हैं। हम्म, चलिए
दिस हैपेंड बिकॉज वी फॉलो अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन, राइट। इंडिया में ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम एंटायर कंट्री को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में, फर्स्ट पास्ट पोस्ट की पहली खूबी, ज्योग्राफिकल यूनिट में डिवाइड करते। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? 543। इस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो विनर क्लियर कट था वो चुन के गया, चाहे वो एक वोट से क्यों ना जीता हो, वो चुनकर गया, और वो जो है उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाए, इसीलिए उसको वहां का विनर घोषित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है 80% सीट्स लाने में कामयाब हो गई थी। डन। वैसे ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे भी बता दी, इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल, ये देखिए आपका लिखा हुआ ईच पार्टी इज अलॉटेड टू शेयर ऑफ द सीट, ये आपका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कह रहा है ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election, and this system of elections is called the proportional representation. Party gets the same proportion of seats as its proportion of votes. जितने votes मिले उसी हिसाब से उसको seats allocate हो जाएंगी। ये सारा क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं इसको जल्दी, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन वो अंडरलाइन करा रही हूँ। लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड, इजराइल एंड नीदरलैंड हैव proportional representations where the Israel whole country is considered as one constituency, और पार्टी को लोग वोट डालते हैं, और जो पार्टी जितना सीट्स लाती है उस हिसाब से उसका सीट फिक्स कर दी जाती है वोट के हिसाब से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज जो अंडरलाइन करने योग्य है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो देखते हैं। ये लास्ट लाइन देखिए, कहाँ गया, हाँ ये लास्ट लाइन देखिए। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम, वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम, PR system on a limited scale for indirect elections, and this constitution prescribes a third and complex variation of the PR system for the election of the president, vice president, election of Rajya Sabha and Vidhan Parishad। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत में फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन है लोकसभा और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना उनके चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुनाव नहीं होते। ये 4 ऐसे इलेक्शंस हैं जहां पर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी जनता ने जिनको चुन के भेजा है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इन जगहों पर लोगों को चुनकर भेजते हैं। मैं दोबारा बता दूं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जहां पर जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है, यानी रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजती है। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को चूज करके कुछ निकायों में भेजते हैं, तो यहाँ पर इन इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर भी कर दूंगी। लेकिन कहाँ कहाँ इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो ये है प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा के इलेक्शंस में और विधान परिषद के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम भी है, जो कि लोकसभा के चुनाव में और राज्यों के उनके वहां के चुनाव में, सरकार के मुख्यमंत्री के चुनाव में यूज होता है। एक ऊपर टॉपिक छूट गया था तो आप देख लीजिए, वैसे मैं क्लियर कर चुकी हूँ इसलिए इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये इजराइल के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरे इजराइल को, हम वहाँ के लेजिस्लेचर को ये निसेट बोलते हैं, यहाँ पे 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, पार्टी अपना कैंडिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देती है, वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं ना कि कैंडिडेट के लिए। जो मैंने अभी आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए समझाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड बाय इट। तो स्मॉलर पार्टीज को अगर सपोर्ट थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उनकी भी सीटें फिक्स हो जाती हैं लेजिस्लेचर में,
और यहाँ पर 2003 के चुनाव का रिजल्ट दे रखा है। जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी सेम वही है। इन पार्टीज को आप देख लीजिए, सारी इजराइल की पार्टीज है, मेन मेन पार्टीज हैं। वहां भी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि पीआर सिस्टम 4 जगह पर होता है, पीआर सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं आपको इसको एग्जांपल सहित अभी समझाऊंगी। पहले ये इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर। ये आ सकता है, और इसे देखते हैं। जो चीज समझाई है वही है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, चलो। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि एफपीटीपी में क्या होता है, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स। बताया था ना, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कह रहे हैं लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया यानी इज डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी इंटायर कंट्री को क्या बोल देते हैं, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। पीआर में अभी देखा था हमने, दो सब कुछ आपको पता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनता अपना एक प्रतिनिधित्व भेजती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई जितने लोगों ने जिस जिस पार्टी को जितना वोट दिया था, इसका मतलब अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी बट वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, राइट। डिफरेंस देख रहे हो, आपको क्लियर किया था मैंने। अ पार्टी may get more seats than votes in the legislature। हो सकता है कि पार्टी को लेजिस्लेचर में ज्यादा सीटें मिल जाए जबकि जनता के वोट्स उतने ना मिले हो। जैसे हमने कांग्रेस पार्टी का एग्जांपल देखा, एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। जितना आपने परसेंटेज दे रखा है जनता को, उतना ही, मतलब जितना ही जनता ने आपको वोटिंग दे रखी है, उसी के आधार पर आपकी सीटें एलोकेट हो जाती हैं। सारी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बट अब देखिए, यहाँ पर ये लाइन देखिए, कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शंस may not get majority 50% plus 1 votes। कैंडिडेट्स हु विन द गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। यानी कह रहे हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में हो सकता है कि पार्टी को जो है मेजॉरिटी में वोट्स ना मिले हो। जैसे कांग्रेस पार्टी को जनता की मेजॉरिटी में वोट्स मिले थे, कि मेजॉरिटी होती क्या पहले वो देख लो। मान लेते हैं 100 लोग रह रहे हैं, तो इसका 50% प्लस 1, ठीक है, ये मेजॉरिटी हो जाएगी। लोकसभा में मान लेते हैं 545 सीट्स हैं, डन, तो इसका 50% प्लस 1, यानी हर जगह आप मेजॉरिटी किसे डिक्लेयर करेंगे, उसका 50% प्लस 1। तो हो सकता है कि आपको मेजॉरिटी में वोट्स ना मिले हो, यानी जनता का 50% प्लस 1 ना मिला हो, जितनी भी जनता का पॉपुलेशन है उसका 1 ना मिला हो। लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगा, किसी एक पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिल सकते हैं, मेजॉरिटी में जनता का मत मिल सकता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल क्या है एफपीटीएफ का, एफपीटीपी का, सॉरी, यूके एंड इंडिया और इजराइल एंड नीदरलैंड, ये हमने वहां पे भी टिक मार्क कर दिया था। अब इंडिया में नो डाउट एफपीटीपी है, लेकिन मैंने कहा था 4 ऐसे इलेक्शन है जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, यानी जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। यानी एक और लेयर ऐड हो गई है कि जनता ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया था, वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसी और को चुन के भेज रहे हैं। जब समझ में आ रही है मेरी बात को, तो चलिए अब समझते हैं वो वाली बात जो कि वहां पे मैंने छोड़ दी थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में जो 4 इलेक्शंस होते हैं उसमें एक चीज ऐड ऑन है। हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक थर्ड वैरायटी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वहां पे लिखा हुआ था, अगर आप देखेंगे वो लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी एक थर्ड वेरिएंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो क्या होता है वही देखना है, जिससे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो 4, डन। ये देखिए
कहाँ गया? ऊपर गया? ये रहा। यहां पर इन्होंने पीआर राज्यसभा के लिए बताया है, लेकिन पहले मैं आपको पीआर विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसके साथ एक उसका थर्ड वेरिएंट जुड़ा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन्हीं के थ्रू चारों इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यानी 3 चीजें हैं। अब देखिए, क्योंकि चारों चुनाव राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधान परिषद और राज्यसभा, इन सब चारों का चुनाव इसी आधार पर होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ये तीनों चीजें के थ्रू ही ये चारों इलेक्शंस होते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगी अपनी लैंग्वेज में और फिर हम समझेंगे बुक की लैंग्वेज में। वहां राज्यसभा लिया है, मैं आपको प्रेसिडेंट का बनाती हूँ। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि आगे जाके प्रेसिडेंट का है ही, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप समझ जाइए। इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जनता चूज करती है, इनडायरेक्ट? तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव तो होता है इनडायरेक्ट 3 तरीकों से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे? क्योंकि जनता ने जिनको चुनकर भेजा है वो हमारे लिए प्रेसिडेंट चूज करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जनता तो डायरेक्टली करती नहीं। तो जो पार्लियामेंट किन से बना हुआ है? लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अब आप कहेंगे इलेक्टेड मेंबर्स यानी जो जनता द्वारा चुन के भेजे गए हैं, डन। तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी होते जो इलेक्टेड नहीं होते? हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति, यानी अब तो ये अबॉलिश हो गया है बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट द्वारा क्या किए जाते थे? नामित किए जाते थे ना, जनता नहीं चुनती थी, नामित कर दिए जाते थे, प्रेसिडेंट चूज कर लेता था। ऐसे ही राज्यसभा में अभी भी 12 व्यक्ति क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, डन। बाकी डिटेलिंग में प्रेसिडेंट के वाले चैप्टर में समझेंगे। तो क्योंकि हमें पहले ये देखना ना, जैसे हम लोकसभा का चुनाव जब करते हैं तो हमने कहा है 18 साल से सभी लोग जो हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो सारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा? वही निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं हम। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स डालेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, भाई राज्यों की भी तो अपनी विधायिका है, राज्यों में भी तो चुनाव होता है मुख्यमंत्रियों का। तो 28 राज्य हैं और कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी अपनी विधायिका है। कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य भी हैं जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यूटीज का लेजिस्लेचर, स्पेशली दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब इसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड है क्योंकि उसकी भी अपनी विधायिका है, ठीक है। तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आप ऐड कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। और इन दोनों के भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, उनकी विधायिका के, वहां भी एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे। और जिन यूटीज में सारे केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 8 यूटीज में सभी के पास अपनी विधायिका नहीं है, सिर्फ इन्हीं 3 के पास है। तो इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, ये मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्टोरल रोल। अब याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के चुनाव में यानी यही लोग, बस इतने लोग ही वोट डाल सकते हैं प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, डन। अब देखिए कौन नहीं डाल सकता है वो भी मैं क्लियर कर दूं। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं डाल सकते, लोकसभा और राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के और यूटीज के, ये 3 यूटीज के नहीं डाल सकते ना। और जहां जिन जिन स्टेट्स में 7 ऐसे स्टेट हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए, जैसे पार्लियामेंट 2 हाउसेज में बटा हुआ है ना, ऐसे ही 7 राज्यों ने अपनी विधायिका को 2 हाउसेज में बांटा हुआ है, सिर्फ 7 राज्यों ने। बाकी सबने क्या कहा है
कि एक ही विधायिका, यानी लोकसभा ही रहेगा, हमें राज्यसभा नहीं चाहिए। लेकिन 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने हाउस को 2 सदन, अपने विधायिका को 2 हाउसेज में बांटा हुआ है। तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पार्टिसिपेट करती, चाहे किसी भी राज्य की हो। और कौन नहीं करता? नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। यही लोग, इतने लोग हमारे वोट डालेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। अब आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये लोग वोट डालेंगे, अब कैसे डालेंगे? अब देखिए, पहले तो मैंने कहा हर एक इलेक्शंस का एक मेजॉरिटी सेट होता है जिसको बोलते हैं कोटा। जादुई आंकड़ा पाना है। लोकसभा में 50% + 1, राइट? अभी टोटल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कितनी थी? 50% + 1। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट के चुनाव में भी तो कुछ होना चाहिए ना, कोटा। तो कोटा है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब देखिए, मैं हाइपोथेटिकल आंकड़ा लूंगी जिससे आप आसानी से समझ सके। मान लेते हैं 1500 लोग वोट डाल रहे हैं, है ना? 1500 लोग हमें मिल गए जो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालेंगे। डन। इसका निकालो 50%, कितना हुआ? इसमें जोड़ दो 1। कितना चाहिए हमको? ये हो गया कोटा, मेजॉरिटी। ये वही जादुई आंकड़ा है जो प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा उम्मीदवार है उसको इतने वोट्स लाने ही हैं। क्या आप ये बात समझ रही है मेरी? क्या ये बात समझ रहे हो मेरी? तो इतने वोट्स लाने हैं, यानी जितने भी वैलिड वोट्स हैं। अब आपको ये वैलिड वोट्स क्या होते हैं? वैध मत है। वैध मत देखिए, 1500 में 1500 लोग थे। चलिए मैं इसको और अच्छे से बता दूं। मान लेते हैं 1600 लोगों की वोटिंग हुई। 1600 लोग ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से 100 वोट्स खराब हो गए। कैसे? वैलिड नहीं है वो। हमने प्रेफरेंस देनी थी और उन्होंने क्या कर दिया? ABCD 4 उम्मीदवार थे हमारे पास। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार खड़े थे। प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे हम लोग लोकसभा में एक ही बंदे को ठप्पा मार देते ना, वैसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या करते हैं? हम प्रेफरेंस देते हैं। यानी मेरी पहली चॉइस है कि B प्रेसिडेंट बने, मेरी दूसरी चॉइस है कि C बने, और फिर ये बने, और फिर ये बने। प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेसिडेंट क्या, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इन सब के चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, इससे इसका बहुत लेना देना है। इन चारों चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है। आप एक व्यक्ति को वोट नहीं डालेंगे बल्कि प्रेफरेंस लिखेंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने क्या किया, दोनों में 1-1 लिख दिया। अब हमें क्या पता क्या करेंगे इसको? इनवैलिड वोट्स हैं। किसी ने फोल्डिंग में, बैलेट सिस्टम के थ्रू अभी भी होता है, फोल्डिंग में गड़बड़ी कर दी, किसी का फट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारे वोट्स क्या हो गए? अवैध हो गए। इनको काउंट नहीं किया जाता। तो वैलिड वोट्स वो होते हैं जो प्रॉपर पड़े हैं ढंग से। उस वैलिड वोट्स का आधा + 1, ये जादुई आंकड़ा जो पाएगा वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखिए, मेरे पास कितने लोग थे? 4 उम्मीदवार मिल गए। और कितने लोग ने वोट डाला है? वैलिड वोट्स 1500। इन 1500 में, क्योंकि सबको अपनी प्रेफरेंस देनी है ना, 1500 में 500 लोगों ने कहा मेरी पहली चॉइस कौन है? A। इसमें 300 लोगों ने पहली चॉइस किसको माना? B, पहली प्रेफरेंस थी। C ने कितना माना? आपने इसका माना 400 मान लीजिए। ठीक है? कितने बचे अब? 4, 3, 7 और 300 बचे ना। तो मैं इसको थोड़ा करने का, तो हम सेम भी कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ये हो गया आपके 250 और ये हो जाएगा आपका 4। एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 200 और ये आपका कितना लिख दूं? 150 लिखो। फिर इसे, इसको मिले 150 और इसको मिले आपको कितने हो गए? 450, राइट? नाउ इट इज डन, राइट? 1500 हो गए ना कंप्लीट। अब देखिए, इन 1500 वैलिड वोट्स में ए की 500 लोगों की ए प्रेफरेंस थी, बी लोगों की 150 लोगों की बी प्रेफरेंस थी पहली, और 400 लोग की सी प्रेफरेंस थी, और उसके बाद आपका 450 लोगों की डी प्रेफरेंस थी। इस प्रेफरेंस में जो सबसे लीस्ट वोट्स पाएगा उसको रेस से बाहर कर दिया जाएगा। कौन गया रेस से बाहर? बी भाग गया। कितने वोट्स थे इसके? 150। इन 150 लोगों में इनकी दूसरी प्रेफरेंस तो रही होगी ना, क्योंकि बी इनकी प्रेफरेंस थी, लेकिन
दूसरी प्रेफरेंस भी थी ना, उस दूसरी प्रेफरेंस को बांट देते हैं। बांटा मैंने, और मैंने कहा, याद रखना 751 बने, राइट। इस 150 लोगों में मैंने कहा कि इनको मिले 50 वोट्स, ठीक। कितने हो गए? 150 लोगों में ए को प्रेफरेंस दी थी 50 लोगों ने, 550। इसको मैंने कहा इनको भी 50 लोगों ने दिया, कितने हो गए? 450। और इनको भी मैंने कहा 50 लोगों ने दिया, कितने हो गए? 500। अब आप देखो, किसी को जादुई आंकड़ा अभी भी मिला? नहीं मिला। फिर जो सबसे कम पाया है उसको रेस से बाहर कर देते हैं। कौन है? सी के 450 लोगों की तीसरी प्रेफरेंस भी तो रही होगी, तो इस 450 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस 450 में मैंने दिया 300 इसको, या रुको एक सेकेंड, इस 450 में मैंने इसको दिया, मान लेते हैं 150 वोट्स, ठीक है। इन 450 ने ए को प्रेफरेंस कितनी दी? कितने हो गए? 700। और यहां पर कितने बचे? 450 था क्या वो? 300। कितने हो गए? 800। यानी कि क्लियर कट किसको मेजॉरिटी मिल गई? जादुई आंकड़ा किसने पाया? यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, ट्रांसफर्स हो रहे वोट थ्रू प्रेफरेंस। वो जो रेस में पीछे था ना, वो रेस का विनर भी बन सकता है आफ्टर प्रेफरेंस, ये याद रखना। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स में अक्सर ये देखा गया है कि अगर रेस में कोई पहले राउंड में पिछड़ भी गया है तो हो सकता है कि वो आगे विनर भी डिक्लेयर हो जाए। तो कौन बना? अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक पर। व्हाट्स द टाइमिंग? अभी है, ठीक। एनसीईआरटी के टाइप उस पे आते। इन्होंने राज्यसभा का इलेक्शंस ले रखा है, जो मैंने आपको बताया वो था प्रेसिडेंट का। सेम चीज अभी आप देख लो, सेम चीज है। कह रहे राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा के इलेक्शंस में हर राज्यों की सीटें एलोकेट होती हैं। यानी किस राज्य से कितनी सीटें, जैसे यूपी की 31 सीट्स है राज्यसभा में, तो ये फिक्स हैं। किन्हीं किन्हीं राज्योों की कम है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटें एलोकेट की जाती हैं। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या, उसकी सीटें राज्यसभा में ज्यादा। तो चूंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी डायरेक्ट नहीं है, तो वहां की स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने एमएलएस के थ्रू लोगों को वोट डाल के, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राज्यसभा में अपने बंदों को भेजती है। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले तो बताइए मिनिमम कोटा, एक जादुई आंकड़ा होता है ना, वो क्या है? मिनिमम कोटा है। मिनिमम कोटा कैसे निकाले वोट्स का? जितने वोट्स लोग कर रहे हैं और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स खड़े हुए इलेक्शंस में, +1+1। देखो यहां पर देखो, सेम वही है। अगर आपने उसको समझा है तो इसे भी समझ लेंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 4 मेंबर्स को राज्यसभा में एलोकेट करके भेजना था राजस्थान को, ठीक। राजस्थान में 200 एमएलए को वोट डालना था, ठीक है। ये वो इलेक्टोरल रोल हो गए। तो जितने वोट्स थे, 200 लोग वोट्स डाल रहे हैं, कितने उम्मीदवार खड़े करने? 4 +1 कितने हो गए? 40। और उसमें एक जोड़ना था ना, तो ये जादुई आंकड़ा, जिस उम्मीदवार को 41 वोट्स मिल गए आउट ऑफ 200, वो क्या चला जाएगा? कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। डन। अब देखो इन्होंने फिर वही लिखा है, कैसे चूज होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। पहले जिसने जिसको प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस चलेगा, उसके वोट्स ऐड ऑन होते जाएंगे और एक क्लियर कट विनर मिलेगा, जो कि आपका बनेगा, कैंडिडेट विनर बन जाएगा। वही सेम चीज जो मैंने वहां समझाई ना, सेम यही चीज वहां पर है राज्यसभा में। इन चारों इलेक्शंस में सेम ही पद्धति है, सेम ही पद्धति है। डन। अब आते हैं आपका why did India adopt the FPTP system? Why did India adopt the FPTP system? इंडिया ने ये सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया? मेन तो यही है ना, लोकसभा के चुनाव में और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव में तो यही सिस्टम है। आखिर उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? तो उन्होंने ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि
सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है ये। भाई मुझे पता है 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, जिसको वोट ज्यादा मिल गए वो विनर हो गया। जब इंडिया आजाद हुआ था तो मैक्सिमम लोग इलिटरेट अनएजुकेटेड थे। उनको एक ऐसा सिस्टम देना था, डेमोक्रेसी में तो इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे ना, ये तो अभी तक क्लियर कर चुकी हूं मैं। तो ऐसा सिस्टम देना था जो इजी टू अंडरस्टैंड हो उनके लिए। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो बेचारे समझ पाते क्या? नहीं। तो ये एक इजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना था। प्लस इसी पैराग्राफ में आप जब देखोगे, एफएटीएफ की एक जो मेजर स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि यहाँ पर एक क्लियर कट पार्टी के ज्यादा वोट्स यानी मेजॉरिटी में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पिछले 2 साल से देख लीजिए, बीजेपी मेजॉरिटी में, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बन पाती है। सोचिए अगर गठबंधन सरकार हो, ऐसा नहीं कि एफपीटीपी पे नहीं बनती है, गठबंधन बनती है, लेकिन क्लियर कट मेजॉरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट जब बनती है तो आपको क्या होता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो आपका गवर्नमेंट जो है स्थिरता के कगार पे जब होती है तो नीतियां लागू कराने में, पॉलिसीज बनाने में काफी फायदा हो जाता है, राइट। तो एफईटीएफ का दूसरा रोल। तीसरा, यहां पर अगर हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मान लो ले लिया होता तो क्या होता, हर एक छोटी सी इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी, राइट, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिसिटी है यहाँ पर। हर एक ग्रुप चाहता और वो अपने कैंडिडेट खड़े कर देता, मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वोट्स उनको मिलते ही। तो कितने लोगों का आप वहां पर रिप्रेजेंटेशन रखते, समझ रहे हो मेरी बात को? ये भी तो ड्रॉबैक था। तो ये इसकी हमने एफपीटीपी क्यों चूज किया, यही पूरे ग्राफ में समझाया गया है। तो चलिए उसको पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये है, चूंकि वहां पर जितना जनता ने वोट्स दिया उसी के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो चांसेस हाई होते हैं कि किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलनी ही नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगा। और ऐसी गवर्नमेंट स्टेबल होती है क्या? कभी भी नहीं। तो ऐसे में देश में अस्थिरता की स्थिति आ जाती है, देश चलाने में दिक्कत आती है, बार बार इलेक्शन ही थोड़ी ना कराते रहेंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब इसी का बखान यहाँ पर किया गया है। मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में ये चारों बातें जो बताई हैं वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपकी इच्छा के लिए यहाँ पर टिक मार देते हैं। ओहो, अच्छा। अब देखिए कह रहे राज्यसभा का इलेक्शन, जब मैंने अभी आपको बताया, मैंने तो आपको प्रेसिडेंट का बता दिया है, तो कह रहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं लगा, तो ये छोटी कंट्री में तो रन कर जाएगा क्योंकि जनता समझ जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था प्रेसिडेंट का चुनाव। तो कह रहे हैं कि छोटी कंट्री में तो रन कर जाएगा, इंडिया जैसी लार्जेस्ट कंट्री में जहाँ पे मैक्सिमम लोग अनएजुकेटेड इलिटरेट है, वो बेचारे थोड़ी ना इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ पाएंगे। वो तो यही समझेंगे भैया एक वोट से जीता लेकिन विनर यही है, राइट। तो ये कहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे सिस्टम में, ऐसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में क्या बेस्ट रहता है, एफपीटीपी, राइट, जहां पे इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स, नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, 4 लोग खड़े हैं, एक जीत गया, राइट। कहाँ गया, ये रहा। More importantly, the makers of the constitution also felt that the PR based election may not be suitable for giving स्टेबल गवर्नमेंट। बताया था ना आपको, स्टेबल गवर्नमेंट के चांसेस थोड़े से कम, थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं एफपीटीपी में इन कंपैरिजन टू पीआर। क्यों? क्योंकि हर किसी को तो प्रपोर्शन में सीटें मिली हैं, जरूरी थोड़ी ना कि किसी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाएं। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। बाकी कह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। अब देखो, PR system may not produce a clear cut majority because the seats in the legislature would be divided on the basis of the share of the votes। वही चीज जो इन्होंने लिखा है वो इसको इंग्लिश में और फैंसी लैंग्वेज में, जो मैंने बताया आपको हिंदी में, वही उन्होंने फैंसी लैंग्वेज में लिख दिया है। अब ये एक पार्टी की सीट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है,
यहाँ की है, ये इंडिया की है, यानी स्टेट इलेक्शंस की है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ इन्होंने, बस ये देखा है कि कितने परसेंटेज के हिसाब से, वही जो चीज़ हमने वहाँ कांग्रेस पार्टी की देखी थी वही यहाँ पर इन्होंने सेम बताई है। इस टेबल को छोड़ भी देंगे तो कोई बहुत बहुत महत्व नहीं है इसका। इधर आते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जनरली गिव्स द लार्जेस्ट सम एक्स्ट्रा Parliament government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of the stable government। ये FETP की प्लस पॉइंट है। फिर कह रहे हैं ये इनकरेज करता है वोटर्स को फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। और ये कह रहे हैं PR सिस्टम क्या करेगा, हर एक कम्युनिटी को कहता है कि अपना एक पार्टी बना लो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया जैसे मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी एथनिक सोसाइटी के लिए। अच्छा, यहां पर इन्होंने लिखा है कि FPTP, सेम चीज लिखी हुई है। FPTP में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हो सकता है, जो एक प्रॉब्लम, जो मेजर ड्रॉबैक दिखता है वो ये भी है कि यहां पर एक तो वोट्स कम होते हैं बट सीटें ज़्यादा मिल जाती हैं, जनता की राय बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूसरा चीज़ ये भी है एक पॉसिबिलिटी कि चूंकि एक प्रोमिनेंट एरिया में जो सवर्ण जातियां या अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, हो सकता है वो उतना उभर के ना आ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी डोमिनेंस उस एरिया में ज़्यादा होती है। तो FPTP में ये भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया इंडिया ने थ्रू रिजर्विंग द सीट्स ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा। रिजर्वेशन दे दिया उन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को जो वनरेबल हैं, जिनको सोशली बैकवर्ड है। तो ये प्रॉब्लम दूर कर दी गई है FPTP में, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है। जिस कंट्री में FPTP है बट रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर ये प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन वो इंडिया जैसे कंट्री में नहीं है, क्योंकि जो भी बैकवर्ड सोसाइटीज हैं उनको थ्रू रिजर्वेशन सीटें ही रिजर्व हो गई हैं। तो वही कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट तो सभी डालेंगे और उसकी सीटें फिक्स हो जाती हैं। तो ऐसे सोसाइटी में ये जो ड्रॉबैक था वो इंडिया में दूर कर दिया गया। आगे वाले लाइन में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक कहानी लिखी है जो कि एग्जाम में नहीं आने वाली। कह रहे हैं टिल 1989 गवर्नमेंट, उसके बाद से हमने देखा बहुत सारी गठबंधन सरकारें इंडिया में बनने लगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुआ करती थी। बट हमने कुछ राज्यों में देखा कि 2 ही पार्टी सिस्टम निकल कर आई। ये आपके एग्जाम में पर्सपेक्टिव नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम यहीं पर लीव कर देते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉपिक, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यू, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। जो इसमें बचेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। मैंने अभी बोला कि FPTP में क्या होता है, इंडिया जैसे सिस्टम में क्या होता है, कुछ ऐसे बैकवर्ड लोग होते हैं जो कि उस प्रोमिनेंट एरिया में इतना डोमिनेट ही नहीं कर रहे, लोग वोट ही नहीं डालेंगे। इस सिस्टम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इनकी सीटें ही रिजर्व कर दी। तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब अंग्रेज हुआ करते थे तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट। ये उससे डिफरेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था जो अंग्रेजों ने शुरू किया, जिसकी वजह से इन्होंने रास्ता साफ कर दिया कि पाकिस्तान बन के रहेगा। इन्होंने कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी और कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही उस कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। ये एक ऐसा बीज था जिसने पाकिस्तान की आइडिया को बुलंद कर दिया। तो यानी सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में नहीं अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ये तो फिर देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा होता ना, अखंडता के लिए। तो हमने रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा और हमने कहा जो समाज में पिछड़े हैं उनकी सीटें क्यों ना उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या कर दें, फिक्स कर दें। यानी देश में जो उनकी जनसंख्या है उसी हिसाब से उनकी सीटें फिक्स कर दें। तो लोकसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, 84, और राज्यसभा में कितनी है, 40। अरे सॉरी, क्या लिख रही हूं मैं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो लोकसभा में
एससी की सीटें हैं आपकी 84 और एसटी की सीटें हैं आपकी 47। ये सीटें रिजर्व कर दी गई। डन। इन सीटों को रिजर्व करना और पूरे इंडिया को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना, ये काम कौन करता है? ये याद रखिए, ये काम करता है डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन कमीशन। ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से करता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको पूरा क्लियर कट में समझाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, बनाया जाता है ये। डन। और ये दोनों मिलकर इनके सहयोग से डीलिमिटेशन आयोग जो है पूरे इंडिया को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डीलिमिट, जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डीलिमिट करता है, यानी उनको परिसीमन करता है उनका। डन। प्लस एससी एसटी की जो सीटें हैं, कौन जिस स्टेट में जिनकी जितनी पॉपुलेशन है वहां पर सीटों को उनके हिसाब से रिजर्व करता है। ये काम करता है डीलिमिटेशन आयोग। और क्यों किया गया वो मैंने आपको बताया, सीटें रिजर्व की गई हमारे यहाँ थ्रू दिस। अब याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट सिर्फ 10 ईयर्स का था। 10 ईयर्स सीटें इनकी फिक्स की गई थी, लेकिन इसे 10-10 साल करके बढ़ाते चले गए। और लेटेस्ट 2020 में बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने फिर से इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी 2030 तक ये ऐसे ही चलेगा। डन। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था। तो हम इसमें मैं आपको थोड़ा सा टिक मार देती हूँ बस। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे समझा दिया है। सेपरेट इलेक्टोरेट का लिखा है, इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, वही वोट डालेंगे। अब इसमें मैंने कहा ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व्ड। ठीक है, एक ही चीज़ लिखी हुई है, बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा इसमें एक लाइन और थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है। अब ये देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी थोड़ी सी पुरानी है, पुरानी डाउनलोड हो गई है। तो जो मैंने आपको आंकड़ा बताया वही है। लोकसभा में एससी की सीटें 84 हैं और एसटी की 47। ठीक है, वो रिजर्व है। तो ये पुराना एनसीईआरटी उठाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन किसकी मदद से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मदद से बनता है। किसके साथ काम करता है? इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। क्या काम करता है? ये देखिए, पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री बनाता है ऑल ओवर द कंट्री। और कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससी एंड एसटी स्टेट। ये दोनों काम डीलिमिटेशन के हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज और जो मैं आपको बता देती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक। यस, एंड ऑफ द टॉपिक, वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। कई बार कोशिश की गई कि वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल कभी भी पास नहीं हो पाया, हमेशा ही फेल हो गया। लेकिन दो ऐसे इलेक्शंस हैं जहां पे वुमेन्स की सीटें रिजर्व हैं, वो है आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जहां पर एससी एसटी के साथ, एससी एसटी की तो सीटें फिक्स हैं ही, वहां पर वुमेन को भी रिजर्वेशन दी गई, जो कि थी 1/3 ऑफ द सीट्स और 33%। ठीक है, सीटों को रिजर्व कर दिया गया वुमेन के लिए। ये वीमेन के लिए, सॉरी, ये वीमेन के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं, ये संविधान में हमेशा के लिए परमानेंट है, जबकि एससी एसटी के लिए हर साल 10-10 साल करके बढ़ाना पड़ता है। बट इस रिजर्वेशन जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में वुमेन को मिला है, दिस इज समथिंग परमानेंट, जिसको हटाया अमेंडमेंट के थ्रू हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटाया जा सकता। यानी इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है और इसको
संविधान लागू होने के बाद हर 10 साल में इसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये टेम्परेरी है बट ये परमानेंट है। बट लेकिन अफसोस की बात है कि ये रिजर्वेशन सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में है। महिलाओं को लोकसभा या राज्यसभा में या किसी भी राज्यों की विधायिका में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। बिल पास नहीं हो पाए। राज्यों की विधानसभा नहीं, सिर्फ आपके पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। डन। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था जो मैंने आपको अभी तक एनसीईआरटी के थ्रू या उसको ध्यान में रखते हुए ना बताया हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट जो आपका छोटा सा टॉपिक बचता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। धन्यवाद।